हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पिछले लास्ट के 5 वीडियोस में मैंने सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें जैसे मेटल मटेरियल, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ एक्यूरेसी, प्रेसिजन, मोल, एटॉमिक मास, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब चीज़ किया था। जो लास्ट वीडियो है और सिर्फ जो लास्ट वीडियो है यानी कि लास्ट वीडियो थी मोल का वीडियो था, और उसके बाद जो लास्ट वीडियो है वो था आपका स्टोइचियोमेट्री का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके जो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस आई बटन में भी मैंने दे दिया है लास्ट वीडियो का लिंक, तो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, सो आज हम करेंगे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ एनसीईआरटी और कुछ बियॉन्ड एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या बेसिकली। तो देखो बेटा, जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो होता है, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट, ध्यान दो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, वेरियस एटम लिखो, एटम इसी जगह हो सकते हैं, वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और दूसरा होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को फोकस करो कि डेफिनेशन कहती क्या है। ओके, लिख लिया? तो हम सीधा फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे कि ये कहता क्या है। ठीक है, हम 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। इस लेसन का जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन, उसकी एक वीडियो बनेगी। ठीक है, तो ज़रूर क्या कहते हैं, आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखते रहें, तभी उस वीडियो का आपके लिए यूज़फुलनेस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है वो क्या होता है कि जब एक कंपाउंड आपने लिया जिसमें डिफरेंट आइटम है, उन डिफरेंट आइटम का जो नंबर है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स जब वो उसके नंबर जो डिवाइड हो, उनका डिविडेंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब उसका वो जो डिवाइड हो लास्ट में सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो। ओके, सी जैसे मान लो आप लेके चलते हो ग्लूकोज, बेंजीन, ठीक है, और मान लेते हैं आप लेके चलते हो प्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, बेंजीन है C6, प्रोपेन है C3H, प्रोपेन तो नहीं, सी ऐसा कर लो C3H6, प्रोपीन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इजी करने के लिए साइक्लोहेक्सेन C6H12। ओके, अब देखो बेटा, इसमें वेरियस आइटम क्या है, C, H और O। ठीक है, तो इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बनेगा, इसमें कॉमन नंबर से आप डिवाइड करो। तो कॉमन नंबर है 6 से डिवाइड किया तो 1, 2 and 1। ठीक है, 1, 2 and 1। तो यहाँ पर 1, 2, 1 जो ये सिंपलेस्ट होल नंबर है, दिस इज कॉल्ड द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एक्चुअल इस कंपाउंड में, इस ग्लूकोज, ध्यान दो मैंने आपको पहले बताया, ग्लूकोज एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का छोटा पार्ट क्या है, मॉलिक्यूल है ना। उस मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्चुअल जो नंबर्स आ रहे हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम आ रहा है इस मॉलिक्यूल में, वो आ रहा है कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो दिस इज़ योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
बट अगर इसके सिंपलेस्ट की बात करें तो सबसे सिंपल रेशो में कैसे डिवाइड, सिंपल रेशो में तो कि कब तक डिवाइड होते जा रहा है, डिवाइड करते रहो अनटिल अनलेस जब तक कि वो 1 ना आ जाए। अब और इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लास्ट में इसकी रेशो कह रहे हैं कि 1 से डिवाइड होगा, तो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। फर्दर मूव दिस इज अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द सिंपलेस्ट रेशो इज C1H1। नाउ दिस इज C1H2, 1 is must, okay, C1H2 again, okay, so empirical formula and this is your molecular formula, okay। तो empirical formula होता है सिंपल, अगर आप इसको और डिवाइड करना चाहते हो, और डिवाइड होगा नहीं, 1 से डिवाइड होगा। चलो अब एक लेते हैं कुछ और, मान लो ले आओ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, now water is H2O, sulfuric acid is H2SO4, ठीक है। नाउ अब इसमें बताओ क्या रेशो रहेगी, कोई रेशो नहीं रहेगी जी। देखो 1 देना बहुत ज़रूरी है, ओके। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1 दो ना दो, इट डजंट मैटर, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला में इट इज़ मस्ट टू रिप्रेजेंट 1, ओके। यहाँ पे क्या रहेगा जी, H2S1O4, देख रहे हो, ओके। सो दिस इज, अगर आप देखो तो इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, समझ गए, क्योंकि इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा वो 1 है, कहीं पर और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। सो जो ही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ना इन दोनों से आप एक चीज़ रिलेशन निकाल पा रहे हो, जैसे इन दोनों में देखो कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो असल में एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू सम टर्म्स है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू सम टर्म्स है, जो सम टर्म्स है वो n है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो रहा है C6H12O6 का, वो आ रहा है C1H2O1 का 6, है ना। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n टाइम्स। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर, बट अगर हम यहाँ पर मास की बात करें, जैसे हम जानते हैं कार्बन का जो एक मास होता है, एक एटम का मास होता है वो 12 U होता है, एक मोल कार्बन एटम का कितना होता है 12 ग्राम। तो हम यहाँ पर मोल की बात करते हैं, 12 ग्राम इसका और 6 इसका, कितना मास हो गया यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H6 तो कितना आता है बेटा ये 78 ग्राम, ठीक है। और अगर आप इसका लेते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये कितना आता है बेटा आपका 12-13। तो यहाँ से भी एक चीज़ आ रही है कि जो मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, एम्पेरिकल वेट इनटू में n, है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हो ये 78 कैसे आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 13 इंटू में 6, है ना, 13 फॉर दिस, 6 फॉर दिस एंड फॉर दिस, ओके। चेक, नोट डाउन। So molecular formula is nothing but actual number of atoms present in the molecule, okay। Empirical formula is the simplest ratio, किसको कितना डिवाइड कर सकते हैं, क्लास में 1 आए रेशो, ओके। 1 आए मतलब 1 से डिवाइड होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। ना अब जो अगला आता है, अब हम करते हैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़े से फॉर्मूले और मैं आपके बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट राइट वे में प्रैक्टिस, यानी कुछ भी कोई बुक उठा लिया शुरू कर दिया, राइट वे में प्रैक्टिस एक स्ट्रेटजी के साथ, ओके। चलो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू में है, ये पहली बात। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है n इंटू एम्पेरिकल वेट, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। यहाँ पे जो n होता है ये होता है बेटा मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या एम्पेरिकल वेट, जो भी हमने यहाँ से निकाला। बट कई बार मोलर मास में दे देते वेपर डेंसिटी, तो याद रखें जो मोलर मास होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। यानी कि जो मोलर मास होता है वो होता है 2 इंटू V डॉट डी,
वेपर डेंसिटी के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वेपर डेंसिटी का यूज़ मॉलिक्यूलर मास में क्यों है। ओके, सो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन फर्स्ट। ओके, कई बार क्या होता है बेटा कि जो न्यूमेरिकल होता है ना, जैसे आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिए हैं, ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि जब भी हम करते हैं ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का वाला क्वेश्चन हम करते हैं, तो उसमें हम हमेशा 5 चीज़ें रखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एलिमेंट, फिर बनाते हैं परसेंटेज, ठीक है, फिर बनाते हैं एटॉमिक मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है। एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 1/12, ओके, अब कार्बन 1/12, एंड देन आता है मोल रेशो, फिर आता है सिंपल रेशो। दिस सिंपल रेशो गिव्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, ओके। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, अच्छा, और Cl दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज लेट मी चेक, परसेंटेज 24.27 and hydrogen is 4.07 and this is 71.65, okay, and its molar mass is also given to you. Molar mass is given to you as 98.96 ग्राम मोलर मास, इसका एक मोल का मास, ओके। सो इसका टोटल मास होता है 12, इसका 1, इसका 35.5। इन द फर्स्ट फॉर्म मोल रेशियो मीन्स यू हैव टू फाइंड मोल, द मास परसेंटेज इट इज़ द मास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन में डील करेंगे, जिसमें हम आएंगे मास परसेंटेज क्या होता है, ओके। सो 24.27 डिवाइड बाई 12, 4.07 डिवाइड बाई 1, 71.65 डिवाइड बाई 35.5, ओके। नाउ when you solve this you will get 2.02, you will get 4.07, you will get 2.01, ठीक है। ध्यान दो, इन तीनों में सिंपलेस्ट रेशियो मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं अब 1 आए, तो सबसे पहले हमें इन तीनों में सबसे कॉमन चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे कॉमन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 2.02 by 2.02 which is 1, 4.07 by 2.02 which is 2, 2.01 by 2.02 it's ये 2 ही आएगा, ठीक है, 1, ओके। अगर इन केस कभी यहाँ पे आता है 0.5, 1.5, 2.5, मान लो क्या आता है 1, 1.5, 0.5, 0.25 ऐसा आता है, 0.5 में आता है, तो डबल कर दो, तब तक डबल करते रहो जब तक कि ये होल नंबर ना बन जाए। जैसे मान लो यहाँ 1.5 आता, हाँ, तो 1.5 अगर यहाँ आता तो हम कहते 3, 4, 2, समझे। अगर माना जाता है 0.5, यहाँ 0.5 होता, यहाँ 1.5 होता, मान लो यहाँ होता 0.5, यहाँ होता 1.5, यहाँ होता 2.5, यहाँ मान लो 2 होता, तो हम क्या करते डबल कर देते हैं, ये हो जाता 1, ये हो 3, ये होता 4, और तब एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता दिस 1, दिस 3 एंड दिस 4, ओके। बट बहुत रेयर केस में ऐसे दिया जाएगा, वैसे दिया नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनता है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो 1 आ गया, ये आ गया 2 और ये आ गया आपका 1, नोट डाउन। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बिकम C1H2Cl1। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में n, ओके, सिंपल है। अब आपने यहाँ पर रख देना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा C1H2Cl1 का n, ठीक है। अब n कैसे निकलेगा, देखिए n जो होता है वो होता है मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ओके।
तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, ये नोट कर लिया, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे m क्या है, मोलर मास इज 98.96 बाई एम्पेयर फॉर्मूला मास कितनी है। देखो एम्पेयर का फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पर वो है C1H2Cl1। तो C का हो गया 12 प्लस 2 इंटू H का 1 प्लस Cl का 35.5, तो इट कम आउट टू बी 4.549 एंड 49.5 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये आ गया एम्पेयर फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 49.5 से विच इज अराउंड 2। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिकम C1H2Cl1 का ट्वाइस। ध्यान दो 1 लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर कह रहा हूँ एम्पेयर फॉर्मूला 1 लिखना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, C2H4Cl2 डाइक्लोरोइथीन, ये ऐसा होता है डाइक्लोरोइथीन। ओके, 1 टू डाइक्लोरो इथेन, नॉट इथेन, 1 टू डाइक्लोरो इथेन। ओके, बेसिकली इसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं हम, इट्स अ विसिनल विस डाइहैलाइड। ओके, नोट डाउन। अगले नंबर करते हैं फटाफट, नोट कर लिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो कई बार क्या होता है, एलिमेंट आपको दे देता है, ठीक है, कई बार क्या होता है वो आपको कुछ अननोन एलिमेंट दे देगा अपनी तरफ से, करो। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, 2 एलिमेंट X and Y form a compound in which X is 50% and Y is 50%। ध्यान दो, देखो बेटा परसेंटेज बहुत मैटर करता है। अगर एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट और एक 50%, तो अल्टीमेट दूसरा 50% होगा। बट कई बार क्या होता है, जैसे आपको दे देगा कार्बन हाइड्रोजन, क्या है कंपाउंड जिसमें कार्बन है 50%, हाइड्रोजन 30%, तो ये 100% तो हुआ नहीं। तो हमेशा दिमाग में रखना, जब कभी भी आपको कोई भी अननोन कंपाउंड देता है तो उसकी रेशियो ऐसे शुरू होती है CHONSP, ठीक है, बेसिकली ये ऐसा शुरू होता है CHONSP, ठीक है। यानी कि अगर एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें का दिया हुआ है कार्बन दिया है 60%, कार्बन कितना दिया है 60%, और हाइड्रोजन कितना दिया है 20%, तो अंडरस्टूड थर्ड आइटम क्या होगा, ऑक्सीजन, जो होगा 20%। समझे। एक और चीज़ देखिए, मान लो कार्बन दिया आपको 60%, हाइड्रोजन दिया 20%, ऑक्सीजन दिया 10%। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इट इज़ फॉर्मिंग 100% और नॉट। इट इज़ नॉट फॉर्मिंग 100%, 10% there. So what will be the 10%? It belong to nitrogen. ध्यान दो, अगर कोई भी कंपाउंड उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ तो ही ये आप रूल लगाएंगे, अदरवाइज ये रूल नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो क्या दिया, कंपाउंड है, एक सॉल्ट है, उसको बर्न करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कार्बन मिलता है 60% और हाइड्रोजन मिलता है 30%, वो मैग्नीशियम का सॉल्ट है, तो बचा कुचा क्या, फिर आप उसमें लगाओगे और मैग्नीशियम, उसमें ये नहीं लगाओगे जी पहले कार्बन हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। पहले ये तब लगता है जब कोई एक कंपाउंड है जो एक हाइड्रोकार्बन है बर्न हो रहा है, या कोई भी कंपाउंड है कंटेनिंग कार्बन बर्न हो रहा है, ठीक है। ये इसलिए लगता है, रूल लगाते हैं बेटा, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द कंपाउंड इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, दैट्स वाई पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, ये रूल चलता है। तो जब कभी भी आपको मान लो दे दिया कि एक कंपाउंड बर्न हो रहा है और उसमें 30% कार्बन है, 30% हाइड्रोजन है, 30% ऑक्सीजन है, तो क्या 100 हो रहा है, नहीं, 10% बच गया ना, तो 10% क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अगर इन चारों का ऐड करके 100 नहीं हो रहा तो बचा कुछ सल्फर होगा, एंड सो ऑन। ओके, तो जैसे कि ये यहाँ पर मैंने दिया है X 50% है और Y भी क्या 50%, हालांकि वो देगा एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट X एंड Y, द मास परसेंटेज ऑफ X इज 50%, ठीक है। और यहाँ पर आपको वो दो हो सकते, वो इनका क्या कहते हैं, ये हो सकता है एक दे दे आपको 50% और एक ना दे, तो अंडरस्टूड वाली बात है कि दूसरा 50% होगी, क्योंकि कंपाउंड 100% होता है। समझ आ रही बात है या नहीं आ रही। अब जैसे इसका दे देगा द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ X इज 16 एंड
ऑफ y इज़ 32. फाइंड एम्पेयर का फॉर्मूला. चलो फाइंड करो, ट्राई करिए पॉज करके. कर लिया. चलो मैं शुरू कर देता हूँ. ठीक है, ओके. देखो बेटा, वही चीज़, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल रेशो एंड सिंपल रेशो. देखिए एलिमेंट क्या है, एक्स एंड वाई. परसेंटेज क्या है, 50. यहाँ परसेंट दिखानी जो होती है एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर दिखा दिया. एटॉमिक मास कितना दिया, एक्स का 16, इसका 32. वैसे देख के पता चल रहा है क्या फॉर्मूला आएगा, पता चल ही रहा है, बट फिर भी करके देखो. मोल रेशो क्या आएगा, 50/16, 50/32. तो अगर आप देखो तो ये आएगा 3.16 एकम 16 दूनी 32. और ये कितना आएगा, 32 एकम 32, 18 180 5 1 लगभग. ठीक है, ओके. आप चाहो तो 3.1 भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं. अच्छा, अब इन दोनों में सिंपल रेशो कैसे आएगी, 3.12 डिवाइड बाई 1.51 विच इज़ अराउंड 2. 1.51 by 1.51 2. So the empirical formula becomes x2y1. ठीक है, x2y1. ओके. अब अगर मान लो क्या था कि इसका जो एक वेपर डेंसिटी 64, फाइंड molecular formula. So we know that molecular formula is empirical formula into n, that is x2y का n, and n is nothing but molar mass by empirical formula mass. Now the molar mass is हमें निकालना which is 2 into vapor density अपॉन में empirical formula mass कितना हो रहा है. देखो x 2 है, 2 का मास 32 और एक 32 64 हो गया. ठीक है, निकाल लोगे, ये करके दिखाऊँ तो जी यहाँ पे कितना आ जाएगा. चलो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ. ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा. तो जी यहाँ पे एन कितना हो गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी उन्होंने दे दिया 64, अपॉन में नीचे 64 है, कैंसिल हो गया तो एन आ गया 2. तो मोल का फॉर्मूला कितना बना, x2y1 का ट्वाइस विच इज़ x4y2. ये हो गया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. चेक इट, नोट डाउन. ठीक है, तो सो ये मैंने पूरा कंप्लीट किया आपका. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, मोर मोलेकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन प्लस एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन. सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.